अब हम भारत की पहचान मानी जाने वाली एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसे दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जा सकता है। हमारा मानना है कि जब आपको किसी देश के नैतिक मूल्यों और इतिहास को सहेज कर रखने से जुड़ी अच्छी आदतों को समझना हो तो आपको उस देश की धरोहरों को करीब से देखना चाहिए। अगर किसी देश के लोग अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को सम्मान देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और वहां का सिस्टम ऐतिहासिक धरोहरों को चोटिल नहीं होने देता, तो आप कह सकते हैं कि उस देश में नैतिकता की इमारत काफी मजबूत है। लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम जिस भारतीय धरोहर का डीएनए टेस्ट करेंगे उसे भारत की वास्तुकला में बहुत ऊंचा दर्जा हासिल है। हम दुनिया के अजूबों में शामिल ताजमहल की बात कर रहे हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा है। जो ताजमहल को देख पाए वो अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं और जो ताजमहल को नहीं देख पाए वो इसे अपनी बदकिस्मती मानते हैं। ताजमहल को भारत की शान माना जाता है और देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद भी ताजमहल ही होता है। लेकिन इस इमारत की जो अनदेखी आज हो रही है उसे देखकर आपके दिल को बहुत गहरी चोट लगेगी। इन चोटों को हम डीएनए के लेंस से आज जूम करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ताजमहल की खासियतों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ताजमहल का निर्माण आज से करीब 400 वर्ष पहले 1631 में शुरू हुआ था। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था। ताजमहल को वास्तुकला की दुनिया का सबसे शानदार नमूना कहा जाता है। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है उसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी और माना जाता है कि ताजमहल का कलात्मक डिजाइन 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर तैयार किया था और इन्हीं की देखरेख में ताजमहल का निर्माण हुआ, जबकि इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने मिलकर किया था। ये कारीगर उत्तर भारतीय थे। इसी तरह संगमरमर को तराशने वाले कारीगर उज्बेकिस्तान के बुखारा से लाए गए थे। संगमरमर पर लिखाई गई कैलीग्राफी करने वाले कारीगर सीरिया से आए थे, जबकि टाइल्स को लगाने वाले कारीगरों को दक्षिण भारत से लाया गया था। इसी तरह ताजमहल के लिए पत्थरों की कटाई करने वाले लोग बलूचिस्तान से भारत आए थे। आप कह सकते हैं कि ताजमहल के निर्माण के लिए कारीगरों और विशेषज्ञों को हीरे की तरह चुना गया था ताकि दुनिया के माथे पर ताजमहल की चमक किसी मोती जैसी हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद होने के बावजूद ताजमहल बहुत ही तकलीफ के दौर से गुजर रहा है। ताजमहल के मशहूर संगमरमर की टाइल्स अब पीली और काली पड़ने लगी है। हालांकि इन टाइल्स को मड थेरेपी की मदद से साफ किया जाता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से ये कोशिशें अब नाकाम हो रही हैं। ताजमहल के अंदर की गई नक्काशी कई जगह से अब टूटने लगी है। दीवारों पर लगाई गई टाइल्स भी उखड़ रही हैं। लोग सफेद संगमरमर पर अपने हाथ लगाकर उसका रंग काला कर देते हैं। ताजमहल के भीतर जो टाइल्स लगाई गई हैं उन्हें चूने की मदद से चिपकाया गया था। चूना किसी टाइल को मजबूती से तभी बांधे रख पाता है जब उसे नमी मिलती रहे। ताजमहल में लगी टाइल्स को यह नमी यमुना नदी से हासिल होती थी, लेकिन विकास की योजनाओं में गड़बड़ी की वजह से यमुना और ताजमहल के बीच की दूरी बढ़ गई है, जिससे अब ये चूना सूखने लगा है और ताजमहल की नक्काशी, जिसे स्थानीय भाषा में पच्चीकारी कहा जाता है, वो टूटकर गिरने लगी है। आप ये भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ताजमहल गिर रहा है। हालांकि इसकी रफ्तार बहुत कम है। सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इसकी मरम्मत और संरक्षण का काम कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही, बढ़ते प्रदूषण और यमुना पर अतिक्रमण की वजह से ताजमहल की तस्वीर अब बदलने लगी है और ये नई तस्वीर अच्छी नहीं है। ताजमहल की ये बदली हुई तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ताजमहल को देखने के लिए हर रोज करीब 60,000 पर्यटक आते हैं और इनमें से ज्यादातर पर्यटकों को ताजमहल की हालत देखकर अब दुख पहुंचता है। हमें लगता है कि यमुना के साथ साथ हमारे सिस्टम ने भी ताजमहल से किनारा कर लिया है। ताजमहल भारत की पहचान है। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हों, बड़ी बड़ी हस्तियां हों, खिलाड़ी हों या फिर कलाकार हों, सेलिब्रिटीज हों, सब जीवन में एक बार ताजमहल जरूर जाना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब पिछले साल भारत आए थे तब वो ताजमहल नहीं जा पाए थे। इसी साल अप्रैल में
ओबामा ने इस बात पर दुख जताया था कि वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति के तौर पर ताजमहल नहीं देख पाए। लेकिन हमें लगता है कि अगर बराक ओबामा ताजमहल की वर्तमान तस्वीरें देखेंगे तो शायद वो और भी ज्यादा दुखी होंगे। ताजमहल की गिरती सेहत दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए चिंता की वजह है और हमें लगता है कि भारत की इस सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारत को बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की जानी चाहिए। हमने ताजमहल के अंदर जाकर उन स्थितियों का विश्लेषण किया है जो ताजमहल को तकलीफ दे रही हैं। ये वो ताज है जिस पर हिंदुस्तान को नाज है। ये वो ताज है जिसका कल सफेद संगमरमर का था, लेकिन टूटा फूटा काला पीला इसका आज है। ये वो ताज है जो हिंदुस्तानियों से और हिंदुस्तान के सिस्टम से नाराज है। यमुना के किनारे बसी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के बारे में अब जो मैं कहने वाला हूं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, दुनिया की ये सबसे खूबसूरत इमारत ताज धीरे धीरे गिर रही है। सुनकर आप चौंके होंगे, आपको झटका लगा होगा, लेकिन ये हकीकत है और इस हकीकत को जानने के लिए आइए इस इमारत के अंदर चलते हैं और आपको उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना किनारे दुनिया का अजूबा, मोहब्बत की निशानी ताजमहल शायद ये सोच रहा है कि अगर वो दुनिया के किसी और देश में होता तो उसका दिल इस कदर न टूटता। वो गवर्नमेंट की तरफ से हो जो विश्वास पर्यटक लेके यहाँ आता है और जो दर्द यहाँ से लेके जाता है वो अपने आप में भूल नहीं सकता। और ऑफ फाइट हो चुका है, काफ़ी पेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जिस संगमरमर को ताजमहल का दिल और जिस ताजमहल को भारत की धड़कन माना जाता है, उस ताजमहल की बदहाली की तस्वीरें देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। ताजमहल के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए हमने मोबाइल कैमरे की मदद से ताजमहल के अंदर के हालात कैसे हैं इसकी कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड की। तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि ताजमहल की नक्काशी को नजर लग गई है। संगमरमर का सफेद रंग काला और पीला पड़ रहा है। मीनारें अक्सर गिर जाया करती हैं। आप कह सकते हैं कि ताजमहल जख्मी है और ये जख्म नासूर में बदलते जा रहे हैं। हम ये ज़रूर कह सकते थे कि शाने शाने हल्का हल्का कमज़ोर पड़ता जा रहा है और इसके कमज़ोर पड़ने का कारण है इसका संरक्षण इसका सही नहीं हो रहा है। जितनी की यहाँ से कमाई है, इसको एक कमाई का ज़रिया बना रखा है सरकार ने और ताम इस तरीके की कई सोसाइटियाँ इससे जुड़ी हुई हैं कि जो इसको कमाई तो कर रही हैं यहाँ से, चाहे एडीए हो या एएसआई हो या कोई और विभाग हो, लेकिन इसके रखरखाव पे किसी का ध्यान नहीं है। जगह जगह बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि कई जगह हर जगह से पच्चेकारी इसकी झड़ गई है, कई जगह इसमें मटमैलापन आ रहा है, ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। अंदर धंसने की भी स्थिति इस तरह से आ रही है कि देखा जाता है कि पानी यमुना चूँकि पानी से इससे दूर कर दी गई है ताजमहल से, और तो ताजमहल से यमुना दूर होने के कारण इसको नमी नहीं मिल रही है। नमी ना मिलने की वजह से ताजमहल की बाउंड्री भी कमज़ोर हो रही है। ताजमहल गिर रहा है इसलिए कहा क्योंकि जो ठीक सामने की तरफ है वहाँ कई पत्थर नीचे निकल करके गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जगह नज़र आ रही है। इस तरीके के पत्थर निकल करके धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हैं। आपने बताया कि 23 देशों के पत्थर कभी यहाँ लगे होते थे जो अब धीरे धीरे गिरने लगे। जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताजमहल गिर रहा है। ये अतिशयोक्ति शायद इस वजह से लग रही होगी, लोगों को लगेगा कि ये बिल्डिंग एकदम से नीचे आ रही है, लेकिन जब छोटा छोटा पत्थर आज गिर रहा है तो कल शायद वो बड़ा भी हो सकता है अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, बीच में काफ़ी बार ऐसा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हैं और कभी मीनार का पत्थर गिर गया है तो कभी सामने उसका पत्थर गिर गया है। कई बार तो ऐसा हुआ है इसकी मीनार जिसको कि हम
छोटी मीनार कह सकते हैं, वो भी कई बार नीचे गिरी है। माना जाता है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दुश्मन की हवाई बमबारी से बचाने के लिए ताजमहल को हरे कपड़े से ढक दिया गया था। ताजमहल दुश्मन से तो बच गया, लेकिन अपनों के हाथों जो बेरुखी झेल रहा है उसे ताजमहल पर नैतिक हमला माना जा सकता है। ये हमें मान के ही चलना होगा कि ये इतना जो 400 साल पुरानी इमारत है उसमें डिटोरेशन तो एक सतत प्रक्रिया है, वो होगी ही, वो मतलब ज़रूरी प्रक्रिया है जिसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, उसको डिले ज़रूर किया जा सकता है। तो हमारे जितने भी प्रयत्न हैं वो इसी रूप में रहते हैं कि हम उन चीज़ों को और संरक्षित करके अच्छे रूप में रख सकें। मुगल बादशाह शाहजहां ने जब 21 कुओं पर ताजमहल की बुनियाद डालने का फैसला लिया था, तब यमुना ताजमहल का गला तर कर पाती थी। ताजमहल में जिस नक्काशी को देखने के लिए दुनिया भर से ताज प्रेमी आगरा पहुंचते हैं, वो नक्काशी चूने के सहारे संगमरमर की दीवारों पर चिपकाई गई है। इस चूने को नमी की जरूरत होती है और ये जरूरत भी यमुना नदी के पानी से पूरी हो जाया करती थी। लेकिन अव्यवस्थित विकास की वजह से यमुना ताजमहल से रूठ रही है और ताजमहल की पच्चीकारी वाली दीवारें टूट रही हैं। ताज के लिए एक बड़ा खतरा ये यमुना भी है। यमुना में जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, दूसरा यमुना धीरे धीरे जिस तरीके से ताज से दूर होती जा रही है, विशेषज्ञ मानते हैं ये ताज के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। और यकीन मानिए, जो ताज में हालात बन रहे हैं, जैसे जैसे उसका चूना गिर रहा है, उसकी चिकारी गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, लोग इसके पीछे की एक बड़ी वजह यमुना का इससे दूर जाना भी बताते हैं। ये अपने आप में एक वो है, आए दिन यहाँ पर्यटकों के साथ जो व्यवहार होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, जो विश्वास पर्यटक लेके यहाँ आता है और जो दर्द यहाँ से लेके जाता है वो अपने आप में भूल नहीं सकता। एक बार जो ताजमहल देखने आ गया वो फिर दोबारा कभी ताज देखने का मन नहीं करता, चाहे वो पर्यटक विदेशी हो चाहे देशी हो। और जो ताजमहल की ओरिजिनलिटी है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता वो। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं इनकी तरफ गौर करें, लोग देखें, समझें। अरुण जी, क्या ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही है कि ताजमहल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसका रंग पीला पड़ रहा है, काला, उसके पत्थर पड़ते जा रहे हैं, उसकी नक्काशी गिर रही है, जो बाहर से विदेशी पत्थर लगाए गए थे वो गिरते चले जा रहे हैं, ये क्या चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही है? या हाईलाइटेड होने के बावजूद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो हो रहा है, होने दो? देखिए, ताजमहल का जब तामीर की गई तो इसमें जितना सफ़ेद पत्थर लगा वो सारा सफ़ेद पत्थर मकराना और राजस्थान से आया, या यूँ कहें कि ये जयपुर घराने रामेर के आसपास मकराना की खदानों से निकाल के लगाया गया। लेकिन इसमें जो रंगीन पत्थर लगे वो विदेशों से मंगाए गए इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और उन पत्थरों को तराश कर जिन कारीगरों ने लगाया, आज वो कारीगर हैंड टू माउथ है। बहुत से लोगों ने तो काम भी छोड़ दिया। ताजमहल अंदर से देखने पर जख्मी दिखाई देता है, तो बाहर से नजर डालने पर उस बीमार और थके हुए सिस्टम का शिकार नजर आता है, जहां ताजमहल से दौलत और शोहरत कमाने की सारी कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन लोगों के लिए ताजमहल वाला अनुभव यादों के महल में ताजा नहीं रह पाता। ताजमहल जब लोग देखने आते हैं और जिस उम्मीद के साथ या जिस कल्पना के साथ देखने आते हैं, क्या वो वाकई साकार होती है? क्या जैसे सोचा था वैसे ही होता है? जैसे सोचा था किताबों में या टीवी पे देखा था, बिल्कुल वैसे ही? नहीं, कुछ फैक्ट्स आके पता चले यहाँ पे आके। कैसे? मतलब जैसे कि जैसे कहते थे कि वाइट है बिल्कुल 7 वंडर्स में आता है, तो मतलब ऐसा कुछ, मतलब इतनी सफाई वगैरह इतनी भी नहीं थी। बट हाँ, और ऑफ वाइट हो चुका है काफ़ी, पेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ये रैपिडली डिटीरियोरेट हो रही है, तो उस चीज़ के लिए बुरा तो लगता ही है हमें, डेफिनेटली नुकसानदायक भी है। ASI बहुत काम कर रही है यहाँ पे, बट स्टिल हाँ, डिटीरियोरेट हो रहे हैं तो नुकसान तो बहुत है। मैंने भी नोटिस किया, जो फाउंटेन्स है उसके अंदर अभी भी कबाड़ा तैर रहा था। तो ये कमियाँ हैं लोगों की, जो टूरिस्ट हैं, जो हम ऐसे कूड़ा फेंक देते हैं, की लीनियंसी है। ये हमारा घर है, मतलब इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। आगरा के आसपास प्रदूषण कम करने की कोशिशें की गईं, सख्त नियम बनाए गए,
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार डांट फटकार लगाई। नियमों ने यहाँ आने वाले पर्यटकों की परेशानी तो बढ़ा दी, लेकिन ताजमहल के चेहरे पर पड़ती लापरवाही की पीली झुर्रियों को कम नहीं कर पाए। भाई जो संरक्षण का काम इस समय नज़र आ रहा है वो असल में संरक्षण नहीं है, वो तो सिर्फ मड थेरेपी हो रही है। मड थेरेपी इसलिए हो रही है कि जो पीलापन आ गया है, जिसकी वजह से अभी विभाग को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि ये सब क्या हो रहा है, और पॉल्यूशन बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में सबसे गंदा, आगरा का सबसे गंदा ताजमहल का हिस्सा बताया है। उसकी वजह से इसको मड थेरेपी लगाई जा रही है, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के ही डायरेक्शन पे हो रहा है काम। तो ये मड थेरेपी हो जाएगी, उससे पत्थर चमक जाएंगे, लेकिन इसकी जो असली शान है वो नहीं आ पाएगी। असली शान का मतलब ये है कि ये इसमें जो चिकनापन था, जो चमक थी इस पत्थर की, वो ख़त्म होती जा रही है। नतीजा ये है कि आज भी ताजमहल के चेहरे की चमक कायम रखने के लिए मड थेरेपी यानी एक तरह के उबटन की मदद ली जा रही है। अभी आप ताजमहल में देख भी सकते हैं कि पीछे की 2 मीनारों पे काम हो चुका है, तो वो सफ़ेद दिख रही हैं। आगे की एक मीनार पे काम हो रहा है, फिर मेन मौसोलियम पे होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इसके ऊपर धीरे धीरे ये साफ़ होंगी, लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट को नहीं सुधार पाए तो फिर से इनके ऊपर पीलापन का जमाव होगा जो SPM है, तो फ़र्क तो पड़ेगा।